हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और हम सबका क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये तीनों ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि हम सब थ्योरी प्लस एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये दोनों हम सब क्लास 6 और 7 जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये तीनों कर चुके हैं और आज हम सबका क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है। आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एक बार आप ऐसे पूरा थ्योरी पढ़े रहते हैं तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठा रहता है। वहाँ पर जाने के बाद अगर विकल्प सामने आता है तो आप उसमें से जो बेस्ट रहता है वह एकदम आसानी से ढूंढ लेते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाकर जाता है या वन लाइनर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जाता है तो वही होता है वहाँ पर कि वह तुक्का मारकर आता है। समझ पा रहे होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो आप सब अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट पर जाकर एक सीरियल से आप देख सकते हैं थ्योरी और प्लस पीवाईक्यू, क्योंकि हम ऐसे ही बनाए ही है कि अब थ्योरी देखने के बाद ही आपको ये न कि दूसरे चैनल पर जाकर या कहीं दूसरे से पीवाईक्यू करना पड़े। हम इस चैप्टर में ही पीवाईक्यू जोड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज हमारे पाठ का शीर्षक है कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सब जितना जितना इम्पोर्टेंट है उतना उतना पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सिर्फ ऐसे लिखा गया है कि उस समय क्यों ज़रूरत पड़ती थी तारीखों को लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, हम पढ़े हैं इसलिए हम आपको एकदम जितना जहाँ से प्रश्न बैठेगा हम उतना पढ़ाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट मारने के बाद, पढ़ने के बाद भी यहाँ पर एक सर्कल बनाए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सब इस चित्र में देख भी सकते हैं कि देखिए, ये ब्रिटेनिया है और ये तीनों ब्राह्मण है। ये शास्त्र, कोई शास्त्र है उसको भेंट कर रहे हैं। भेंट कर रहे हैं का मतलब दे रहे हैं। तो देखिए, लिखा गया कि जेम्स रेनेल, कौन? जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्रण है ना। तो देखिए, ये पहले नक्शे का चित्रण है। आगे देखिए, अब देखिए, अभी हम सब देखेंगे ये रेनेल कौन था ना। तो देखिए, लिखा गया है कि रॉबर्ट्स क्लाइव, कौन? रॉबर्ट्स क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ही अब बस दिमाग धैर्य बनाए रखिए और देखिए, अभी आप एक झटके में ऐसे याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए, बताया गया कि जो रॉबर्ट्स क्लाइव थे, इन रॉबर्ट्स क्लाइव ने रेनेल को, किसको? रेनेल को भारत का, ये जो हिंदुस्तान है, भारत का, हिंदुस्तान का नक्शा, अर्थात नक्शा बोले तो मानचित्र बनाने का काम सौंपा था। आगे बताया गया कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे, रेनेल ने वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में अक्सर क्या होता था, अक्सर बताया कि नक्शे तैयार करना और बहुत महत्वपूर्ण लगा। तो रेनेल जो थे, उनको जब काम सौंपे तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, नक्शा तैयार किया। आगे बताया गया बहुत महत्वपूर्ण लगा और इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वच्छतापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ रहता है, उस ग्रंथों को ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक के रूप में ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। माना कि उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आइए हमारा ये शास्त्र लेकर और आइए यहाँ पर इन शास्त्रों की रक्षा करिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बस आप इतना याद रखना कि जो रेनेल थे वह भारत का या हिंदुस्तान का नक्शा बनाया था पहली बार, और इन्हें कौन बनाने का आदेश दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बस इतना याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, ये भी एकदम एक कहानी है, एकदम सेम पूरा कहानी है। इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़कर देख सकते हैं। जैसे बताया गया कि
कौन कौन से डेट पर क्या होता था कि कहीं कहीं कुछ लिखा जाता था ऐसा, जैसे बताया गया कि जैसे कोई युद्ध होता था, बड़ी बड़ी घटनाओं में कोई युद्ध होता था, तब वो तारीख को लिखा जाता था। इसके बाद क्या होता था, कहीं कोई राजा कब राजा बना, उसका जो उत्तराधिकारी गद्दी पर कब बैठा, और जो उनके आदि सभी घटनाओं के बारे में, इन सभी सवालों पर क्या होता था, तारीख को लिखा जाता था। बस मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एकदम ज़्यादा अच्छा, एकदम फेमस हो सकता है, ये नहीं कि राजा को थोड़ा सा कहीं से चोट लगा उसको भी हम इतिहास में ऐड कर दें, राजा कहीं पर भी जा रहे थे, उनके साथ थोड़ा सा भी कहीं पर बीमार हो गए, गिर गए, उसको भी लिख दें, ऐसा नहीं। इसमें वो बताया गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, उन सब बातों को इतिहास में ऐड किया गया। आशा है कि आप सब समझ पा रहे होंगे। जैसे कि एक बार यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि विज्ञापनों में भी जो होता था, पसंद नापसंद तय होता था। पुराने विज्ञापनों में से हम समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादन की बाजार किस तरह तैयार होता है, किस तरह नई रुचि चलती है, किस तरह नई रुचि चलती है। अब देखिए, उदाहरण के लिए बताया गया कि 1922 में लिप्टन टी या लिप्टन चाय, एक लिप्टन चाय था, कोई लिप्टन चाय था, उस समय बताया गया लिप्टन चाय तैयार किया गया। यह विज्ञापन इस बात पर संकेत करता है कि दुनिया भर शाही लोग यही चाय पीते थे। उस समय यही सब लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में छिपे इस तरह के एक भारतीय महल दिखाया गया है, जबकि ये अलग हिस्से में ब्रिटेन की रानी, जो ब्रिटेन की उस समय रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा है। तो पूछ सकता है, रानी विक्टोरिया का तीसरे पुत्र का क्या नाम था? तो अथर्व, याद रखना, आथर्व था, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। तो रानी विक्टोरिया का तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था अथर्व तथा और बैठा है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये एक टी अर्थात एक चाय का एक पेम्पलेट है, जिसको बताया गया, उसको प्रचार करने के लिए यहाँ पर है। तो देखिए, अब आगे और हम सब महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कौन सी तारीख। देखिए, लिखा गया है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जब हम बताया कि जब जो तारीख चुनते हैं, जिन्हें तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में एक महत्वपूर्ण नहीं होती है। बताया गया कि इसलिए क्या होता है, वे इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं से संबंधित या उसको जोड़ते हैं। आगे बताया गया, अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीख में बदल दिए जाते हैं। अर्थात जो तब देखते हैं कि हाँ, यह एक महत्वपूर्ण है, तब हम उसको लिखते हैं। आगे देखिए, लिखा गया कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भारतीय इतिहास लिखे, उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था, हर एक का शासन महत्वपूर्ण था। पर आए क्या? नहीं, कोई जो ज़्यादा अपने कार्यकाल में काम किया, वही है जाकर इतिहास में नाम आया। बस यही बताने का प्रयास किया जा रहा है इतने गद्यांश में अभी तक। तो देखिए, आगे बताया गया, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, याद रखना, बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो याद रखना, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू होते थे। और आखिर वायसराय, ये भी पूछा जाता है कि आखिरी वायसराय, याद रखना, आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना, ये लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय था। और प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, लिखा गया है कि अलग अलग अध्ययनों में हम दूसरे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बेल्जिंग, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, लॉर्डिंग, इरविन आदि के बारे में भी पढ़ते हैं। बताया गया कि इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न कभी खत्म होने वाला सिलसिला है ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों, जो किताबों में क्या होती है, सारी तारीखों का महत्व
इन अधिकारियों और उनके गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होती है। उनके नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होती हैं। बस देखिए, बार बार समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ये वो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उस समय राज करता था तो उसका हम इतिहास में नाम लिख देंगे। उसके द्वारा किए गए काम, उसके द्वारा लाए गए नियम, कानून आदि सभी को देखते हुए तब जाकर कोई इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है। वही अभी तक बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखिए, बताया गया कि उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है कि ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानकर महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्ययनों में के विषय बन जाते थे। आगे देखिए, लिखा गया, क्या हम इस दौरान इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते हैं? जो गवर्नर जनरल थे, इस इतिहास के चौखटे पर भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों की किसी एक ध्यान को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी एक उदाहरण देकर समझाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वारेन हेस्टिंग है। ये चेहरा आप देख सकते हैं, ये वारेन हेस्टिंग है। यहाँ पर बताया गया कि कभी कभी डेट पूछता है तो डेट भी याद कर लेना। बताया गया कि वारेन हेस्टिंग ने 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तो इस मैटर को याद रखना, कभी कभी ये पूरा मैटर पूछ लेता है तो याद रखना यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर अब लिखा गया, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अवधि का मतलब जो डेट होता है उसको कैसे तय करते हैं। बस देखिए, अब यहाँ से अच्छे से एकदम सुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, हम अवधिया को कैसे तय करते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रखना दोस्तों, अब कितनी बार बोलें कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। कितनी बार पूछा गया है कि दी ब्रिटिश ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ये क्या था? एक पुस्तक था, ऐसा मानिए। तो ये पुस्तक के लेखक कौन थे? बार बार पूछा गया है। तो याद रखना कौन थे? जेम्स मिल। अब देखिए, इन्होंने इस किताब में क्या लिखा तो बताएं कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब है। ये इतिहास नामक एक किताब है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। अब कभी कभी ये पूछता है वह कालखंड कौन कौन है? तो याद रखना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जेम्स मिल ने भारत को कौन से 3 भागों में बांटे थे। तो यहीं पर कंफ्यूज करेगा आप सबको। बार बार बता रहे हैं, लिखेगा हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम, एक और लिख दे देगा ईसाई। हिंदू, मुस्लिम और दोनों देगा। तो याद रखना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीनों भागों में जेम्स मिल ने बांटा था। याद रखना। आगे देखिए, लिखा गया, इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखती है? आगे बताया गया, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने में की कोशिश क्यों करते हैं? इनकी भी एक वजह है। अब इनकी भी क्या है? एक वजह है। बताया गया क्या है? तो हम एक दौर के खासियतों को ना, उसके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि के दूसरी अवधि के बीच, जो एक अवधि या दूसरी अवधि के बीच क्या हुआ, बदलावों का महत्व क्या है। देखिए, आगे लिखा गया, मिल को लगता था। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब ये
मील का कथन कितनी बार पूछा जाता है। देखिए अब जो मील थे जिन्होंने अपने इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटे, उनका देखिए क्या अंधविश्वास क्या था। देखिए लिखा गया कि मील को लगता था कि सारे एशियाई जो समाज थे, एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि बताया गया कि जो इतिहास की समझदारी थी कि वे भारत में अंग्रेज आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम तानाशाह से राज करते थे। बताया उनका मील जो अंग्रेज थे उन्होंने बताया ब्रिटिश के कि जो इस समय हिंदू हैं या इस समय जो भारत में जितने लोग हैं वह हम सबके आने से पहले वह हिंदू मुस्लिम में ही अपने आप को तानाशाह अर्थात लड़ते झगड़ते थे। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक और बगैर न गैर जनजाति बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। आगे देखिए दोस्तों, लिखा गया कि मील की राय थी, उनका विचार देखिए था। और ये कितने देखिए इन सबको समझिए कैसे उनका राय कैसे था। तो बताया गया कि जो मील थे अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनका देखिए क्या कैसा राय है, कितनी गंदी। बताया गया मील का जो राय था, ब्रिटिश शासन भारत का सभ्यता की राय पर ले जाना चाहता था। बताया कि इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार है, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मील ने तो यहाँ तक कि सुझाव दिया। मील ने देखिए क्या कह रहा है, बोल रहे हैं कि अंग्रेजों को, जो अंग्रेज हैं वह भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेनी चाहिए। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। ऐसा लिखा जाता है कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, निम्नलिखित में से किसका विचार है। तो याद रखना ये जेम्स मिल ने बोला था। और बताया कि कब्जा करने के बाद अब क्यों कब्जा कर लेना चाहिए, बोल रहे हैं ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ जो हिंदुस्तान लोग थे ये सब अज्ञानी थे, इन सबको हम सब कब्जा करके तो इन सबको ज्ञानी बना देंगे, ऐसी सोच है। देख सकते हैं आप। तो देखिए आगे बताया गया, उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकती। अब कितनी बार पूछा गया है, अब हम कितनी बार बोलें आप सबको, तो बस जितना हम ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं उस सबको एकदम ठीक से दिमाग में घुसूड़ लेना। आगे बताया गया कि उनका मानना था, मिल्स का ये भी मानना था कि अंग्रेज की अगर मदद न मिली तो हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर पाएगा। याद रखना। आगे बताया गया, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासक प्रगति और सभ्यता के प्रतीक हैं। आगे देखिए बताया गया कि अंग्रेज शासन से पहले सारा अंधकार के दौरान इस पर तरह तरह धारणा और स्वीकार किया जाता था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया, क्या इतिहास की किसी दौर पर हिंदू और मुसलमान दौर कहा जाता है। तो इसी दौर पर या किसी दौर को क्या हिंदू और मुसलमान दौर कहा जाता है। देखिए बताया गया, क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी युग को केवल एक उस समय के शासकों के धर्मों के हिसाब से तय होने की ज़रूरत थी। आगे बताया गया, अगर यह ऐसा करते होते तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों को एक धर्म नहीं होता है। सारे शासकों में एक धर्म नहीं मानते थे, अर्थात उस समय जो सारे शासक रहते थे वह सिर्फ और सिर्फ एक धर्म नहीं मानते थे। कितनी बार पूछा गया है, याद रखना। आगे बताया गया, देखिए लिखा गया कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग अलग हटकर भारतीय इतिहासकार को आम तौर पर, तो याद रखना अब ये पूछेगा कि जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा, तो उन्होंने भी आम तौर पर 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, तो याद रखना पहला क्या है, तो पहला प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। याद रखना ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक ये भारतीय इतिहासकारों ने बांटा था। याद रखना। आगे देखिए लिखा गया, बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या थी। इतिहास को इस खंड में बांटने की राय यह समझ में पश्चिम से आई थी। तो याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकता था कि जो भारतीय इतिहास थे उन्होंने प्राचीन और आधुनिक समाज में
जो कालखंडों में 3 बाँटा था वह कहाँ से आया था? तो याद रखना ये पश्चिम से आया था। तो बताया गया पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्त एवं समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है। तो याद रखना ये पश्चिम जो था उस समय पश्चिम, आधुनिक पश्चिम को क्या विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्त आदि सभी का क्या माना जाता था? विकास का युग माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देख के अंग्रेजों के शासन को लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं देते हैं। आगे देखिए लिखा गया है न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहास इस युग के औपनिवेशिक युग थे। तो अब देखिए यहाँ पर औपनिवेशिक युग। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है, एकदम फिक्स ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके देखिए। लिखा गया है औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेशिक क्या है? याद रखना अब बताया गया, अगर चाहें तो एक शब्द में भी बता सकते हैं, पर अगर आप मैटर पढ़ेंगे तो आप सबके बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बताया गया कि इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया करते थे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना, निर्यात करना, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करिए और करवाए भी। बोले इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश शासन के कारण ही यह क्या हुआ, मूल्य या मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज वह तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर, याद रखना देखिए अब यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ पर बताया गया, जब कहीं एक देश पर कोई दूसरा देश न बदलाव लाते हैं तो इस प्रक्रिया को, तो देखिए अब कैसा बदलाव लाते हैं, तो बताया गया कहीं एक देश है और कहीं दूसरे देश को न दबाकर, कैसे दबाकर या उस पर आक्रमण करके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये चारों बातों को याद रखना। कोई जब दूसरा देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में दबाकर उस पर बदलाव लाता है तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशिक प्रक्रिया या अंग्रेजी शासन भी कहते हैं। इस बात को याद रखना, इस औपनिवेशिक शासक को हम अंग्रेज शासन भी कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि लेकिन जल्दी ही आप यह समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं कर सका। इसलिए इस किताब के सारे अतीत यानी क्या हुआ कि इस किताब का ही नाम पड़ गया हमारे अतीत। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। याद रखना यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास किया था। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसने कुछ नमूने इस प्रकार हैं। अब देखिए बताया गया कहाँ, तो पहले बम्बई में बताया गया इस बात का इंतजार कर रहा था, बम्बई जो था इस बात का इंतजार कर रहा था कि सेना जहाज और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेना जहाज अभी भी बंदरगाह पर बाहर ही है। आगे देखिए कराची का है कि 301 विद्रोहों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ अन्य संदेशात्मक विद्रोह भी गिरफ्तार किए जा या सारे गिरफ्तार किए जा रहे थे। आगे बताया गया कि विशाखापट्टनम में देखिए बताया गया स्थिति जो थी पूरी तरह से नियंत्रण में और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठाओं पर सैनिक गार्ड तैनात कर रहे थे। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं थी सिवाय इनके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए।
अर्थात उनको जाना चाहिए था, पर ऐसा बस बताया गया कि वे सुरक्षित हैं, बस सिपाहियों वहाँ पर अपना उनका सहानुभूति रहना चाहिए, ये नहीं कि हम सब नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अलग पॉइंट चल रहा है कि हम किस तरह जानते हैं। देखिए लिखा गया भारतीय इतिहास, जो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल 250 साल बताए गया इतिहास के। देखिए आगे देखिए लिखा गया है प्रशासनिक अभिलेख तैयार करना। अब अभिलेख का मतलब आप सब समझ सकते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम सब पढ़े हैं। तो देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख उस समय तैयार हो गया था, तो अब अभिलेख के बारे में बताया गया। तो देखिए बताया गया कि जो अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। सरकारों की जो सरकारें थे उनका मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज़ को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना नीतिगत फैशन न नीतिगत फैशन या फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद, जो ऐसा क्यों किया जाता था, तो बता रहे हैं ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इन समझदारियों के चलते ज्ञान जो ज्ञापक है, टिप्पणी है, प्रतिनिवेदन है आधारित इन सब बातों को संस्कृत आधारित शासन को संस्कृत पैदा हुई। बताया गया कि अंग्रेज को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और अंग्रेजों को यह लगता है कि तमाम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, जो अंग्रेज थे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनाते वक्त हम थोड़ा गलती पढ़ दिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़े थे, इसलिए थोड़ा हम जल्दी में पढ़कर इसको पढ़ दिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइन पूछा जाता है, तो ये ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों का क्या जो अभिलेखागार के संदर्भ में अंग्रेजों का क्या मानना था। तो याद रखना दोस्तों, तो उनका जो अंग्रेज थे उनका ये मानना था कि तमाम जो अहम दस्तावेज और पन्ने को संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए तो देखिए, अब कभी आप कहेंगे, अगर ऐसा अब बात आएगा आपके प्रश्न में, अगर आप इस थ्योरी को नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि वो ये सब क्यों रखना चाहेंगे। वो सब भारत में आए थे आज़ाद, अरे अपना लूटपाट बचाने, तो ये सब वो क्यों ऐसा करेंगे। तो नहीं, वो सब भी ऐसा मानते थे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया, उन्होंने सभी जो शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए थे। उन्होंने ही, अंग्रेज ने ही जो सरकारी संस्था रहती है उसमें एक अभिलेख कक्ष बनवाए थे। तो बताया गया कि तहसील जैसे होता है, कलेक्टर जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, दफ्तर, इन सभी जो कचहरी, शिवालय, रिकॉर्ड, अर्थात उन सबका एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया ना। बताया गया महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अर्थात जो और अच्छे से महत्वपूर्ण हैं उनको एक अभिलेखागार बनाया गया। आगे बताया गया कि उस अभिलेखागार, तो इसको भी थोड़ा याद रखना, आकोइव तो और संग्रहालय की स्थापना की गई। आगे बताया गया 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासनिक की एक शाखा में दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आसपास की अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यहाँ पर एक अभिलेखागार है, आप देख सकते हैं। बताया गया कि वह आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेज कर निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाने लगी। आगे देखिए दोस्तों, देखिए अब ज़्यादा नहीं, ये 2 पेज है। तो देखिए लिखा गया है कि उन खुशनवीसी की माहिर लिखते थे। खुशनवीसी, या देखिए लिखा गया है सुलेखनवीस। याद रखना इस पूरा वाक्य को ना। ऐसे लोग होते थे बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। तो इस वाक्य को भी याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है ये क्या थे, कि वह बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैल गई थी। जो 19वीं सदी में बार बार पूछा जाता है कि कब छपाई का तकनीक फैला, तो 19वीं सदी में, याद रखना। आगे बताया गया इस तकनीक के सहारे, अर्थात
जो छपाई तकनीक था, इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की कई प्रतिलिपियां क्या है बनने लगी। आगे बताया गया देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो देखिए लिखा गया औपनिवेशिक शासक के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन था वह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उनको सही ढंग से जांचना है। तो याद रखना, जांचना का मतलब सर्वेक्षण करना। तो अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी राज्य पर एकदम संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से राज करने से पहले उस राज्य का सर्वेक्षण कर लिया जाए। सर्वेक्षण का मतलब लिंगानुपात, कितने लोग हैं, कितने और जो भी अन्य कास्ट की कितने ज़मीन है, कितने ज़मीन पर ये कितने गुणवत्ता हैं वहाँ की ज़मीन में, कौन-कौन सी फसल किस-किस क्षेत्र में उगती है, इन सभी बातों को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि धरती को, मिट्टी को, गुणवत्ता को, पेड़-पौधे कितने हैं, जीव-जंतु कितने हैं, आदि सभी को वहाँ पर क्या करें, अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर वे सब सर्वेक्षण कर लें ना, वे सब सर्वेक्षण कर लें। आगे देखिए लिखा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बताया गया कि जो अंग्रेज द्वारा बनाई गई एक वास्तविक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और संबंधित जानकारी इकट्ठा करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चित्र जो है बताया जा रहा है कि ये अंग्रेज जो आए थे ये सर्वेक्षण करने आए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, कोई यहाँ पर चढ़कर देख रहा है ना, कोई कैमरा लिए खड़ा है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चल पाता है। तो देखिए बताया गया जो रिकॉर्डर से है ना, इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी कुछ इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सारे सरकारी रिकॉर्ड होते हैं। बताया गया कि देखिए तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, यह 1857 ईस्वी की तस्वीर है। तो इसमें देखिए इस तस्वीर से भी आपको ध्यान से देखकर समझना चाहिए कि उस समय क्या-क्या परिवर्तन था, क्योंकि उस समय पूरा डिटेल वाई नहीं था, बस एक चित्र में हर एक चीज़ को समाहित करने का प्रयास कर रहे थे सब लोग। तो एक चित्र है, तो इस चित्र में आप जितनी बार देखेंगे उतनी एक बार अगर आप क्रिएटिविटी लगाएंगे तो अलग-अलग प्रश्न पा सकते हैं। आगे देखिए बताया गया इसमें, एक देखिए ये बॉक्स में, तो देखिए इंसानों के खाने लायक नहीं, इंसान को खाने लायक नहीं। देखिए बताया गया कि देखिए लिखा गया अखबारों में से देश के विभिन्न विभागों में चल रही आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस लाइसेंस और वारचर्सी खाने के आने पर घटिया भोजन के खिलाफ जो घटिया भोजन था खाना खाने से इनकार कर दिया ना, जो थे अपने सब भारतीय जो थे वहाँ पर। तो बताया जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुँची तो वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल का कहना था कि पुलिस लाइसेंस की रसोई इस प्रकार लिए जा रही है जो खाने के लायक भी खाना नहीं बना रही, ऐसा उनका मानना था। आगे देखिए यहाँ पर है, आगे बताया गया यहाँ पर देखिए, इसमें जो अभी हम सब यहाँ चित्र देखे 1857 की क्रांति में बताया गया, इसमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्प किन चीज़ों पर थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन जो रिकॉर्ड थे वे हम ये समझने में हमारी मदद करती है। आगे बताया गया दूसर लोग रहते हैं क्या महसूस करते थे, उनकी जो कार्रवाई थी वह क्या थी, इन सभी बातों के लिए हम सब अभिलेखा या जो भी साक्षात रखते थे, इन बातों को जानने के लिए हम कहीं न कहीं और देखना होगा। जब हम अब ऐसा दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें भी कोई कभी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड होती है मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। देखिए लिखा गया इस लिहाज से लोग ने डायरिया, तीर्थ यात्रा
तीर्थ यात्राएं। तो देखिए दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि ये स्रोत अर्थात प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं एसएसटी पैडालॉजी में। तो देखिए यहीं से कहीं कहीं उठाता है, तो याद रखना ये जो आत्मकथा है, बाजार हैं, ये महत्वपूर्ण संस्मरण, डायरी, ये सब क्या हैं, ये एक प्राथमिक स्रोत हैं। आगे बताया गया कि लोकप्रिय पुस्तकें वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे छपाई की तकनीक, फैली अखबार, अपने लगे विभिन्न मुद्दों पर वे सुधार करते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो देखिए अब हम सब प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है, अगर आप सब ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में लिखा गया है, देखिए लिखा गया है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जो काम था वह रॉबर्ट्स क्लाइव ने जो कार्ल्स 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 या रॉबर्ट्स क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। तो अगर आप सब सही से सुने होंगे तो ये बात सही है। दूसरा है, रॉबर्ट्स क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो नहीं। आगे बताया गया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये बात सही है। तो अर्थात हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक था वह जेम्स मिल ने लिखा था। किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था। तो आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों के साथ भेजिए।